हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्टडी प्लैंक ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से भी समझ में आ गया हो कि आज का जो टॉपिक है हमारा भारत का संविधान संशोधन है। चाहे हम पहले संविधान संशोधन की बात करें, चाहे वो लास्ट वाला संविधान संशोधन जो 105वां संविधान संशोधन है जो लेटेस्ट हुआ है, इनके बीच में और भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं जिन पर हम आज के सेशन में बात करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चंस इसमें तो नहीं, मगर एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन को पढ़ने से पूर्व हम पहले संविधान के बारे में ब्रीफ में समझेंगे और जितनी भी चीज़ें हैं मैंने ब्रीफ में करने की कोशिश करी है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पर बात करने की कोशिश करी है। ठीक है, पहले संविधान के बारे में समझते हैं। अगर संविधान के बारे में बात करें तो संविधान जो क्या है, हमारे भारत का क्या है, सर्वोच्च विधा है, सबको पता है। और यह 26 नवंबर 1949 को बनके क्या हो गया था, रेडी हो गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो आपको दो डेट याद रखना है, एक 26 जनवरी 1949 को जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और दूसरा क्या है 26 जनवरी 1950 जिस दिन क्या हुआ था, भारत का जो संविधान है लागू कर दिया गया था। एक चीज़ और यहाँ पे देखो, क्योंकि इसको 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया था, तो 26 नवंबर का डेट और 26 जनवरी का डेट आपको याद रखना। मैं आगे इसको भी डिस्कस करूंगा कि इसको किस रूप में मनाया जाता है। पहले अवधि की बात करें तो अवधि की बात करेंगे तो जो भारत का संविधान है कुल बनाने में 2 वर्ष 11 मंथ 11 माह और 18 दिन, मतलब 2 years 11 मंथ 18 डेज का टाइम लगा था, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि हमने अभी इसके पहले पूर्व डिस्कस किया, 26 नवंबर को हमारा संविधान क्या हुआ था, बन के तैयार हो गया था, और जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, संविधान दिवस के रूप में हम हर एक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी का जो दिन है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसको हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ चुकी है। अब आते हैं संविधान का निर्माता पे बात करते हैं। संविधान का निर्माता कौन किसे कहते हैं, वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जो संविधान का कह सकता हूँ ढांचा तैयार करने में इन लोगों ने स्टार्टिंग करी थी। और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला तो वास्तुकार कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग निर्माता कहते हैं, तो अलग अलग इनको नाम से संबोधित भी किया जाता है। और संविधान की अगर हम लेंथ की बात करें तो संविधान जो हमारा है, किसी भी गणतंत्र तांत्रिक जो देश है उनमें अगर कंपैरिजन करोगे, सबसे लंबा और लिखित संविधान इंडिया का ही है, और इसके अलावा किसी का इतना लंबा संविधान नहीं है। क्योंकि हम संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, तो अब तक मिला के कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पार्ट ध्यान रखना है। देखिए, संविधान संशोधन में अगर हम बात करें तो संविधान का जो भाग 20, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझना और उसको लिखते हुए अभी मत चलना। पहले वीडियो को एक बार आप वैसे देखो, फिर बाद में उसके नोट्स बना लेना आप। तो संविधान का जो भाग 20 है, अगर मैं बोलूँ संविधान का जो भाग 20 है, ठीक है, जो भाग 20 है का अनुच्छेद 368, भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने का क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में वर्णित, अनुच्छेद 368 में जो वर्णित प्रक्रिया है, जो कि कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और 368 में जो वर्णित प्रक्रिया है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, संसद के संविधान में नए उपबंध को जोड़ के, घटा के, हटा के या फिर बदल कर, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है और कहाँ से प्रारंभ करते हैं, वो सब आगे वाले स्लाइड में मैं डिस्कस कर दूंगा। और कुल संविधान संशोधन कितने हैं, 105 आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो आपको मेजर पोर्शन क्या याद रखना है, भाग 20 अनुच्छेद 368, प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, बदलने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आपको मेजर पॉइंट ये सब याद रखने हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन की बात करें तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, तो आप चाहो तो इसको भी नोट्स में अपने कवर कर लेना। और लास्ट के 2-3 पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ जो कि आपको पता रहना चाहिए।
लास्ट के 3 पॉइंट में क्या मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो विधान मंडल में जो अपने संविधान से संशोधन करना है, इसका आराम चाहे आप लोकसभा से करो, चाहे राज्यसभा से करो, चाहे कहीं से भी करो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राज्यसभा से करो तो लोकसभा में नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा नहीं, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन इस संशोधन जो होता है, जो विधेयक जो पेश किया जाता है, इसको हम किसी भी राज्य विधानमंडल में नहीं पेश कर सकते। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको याद रखना, चाहे कहीं का मंत्री हो, सांसद हो, तो सांसद हो या फिर कोई मंत्री हो, ये जो सांसद राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, जो विधेयक पेश करते हैं, कानून बनने से पूर्व, उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में मैंने बता दिया आपको। एक पॉइंट आपको और याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। आपको संसद में कोई भी कानून बनाने के लिए, विधेयक जो आप पेश करते हैं उसको कानून का रूप देने के लिए आपको तकरीबन 2/3 मत प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। और ये तकरीबन आप चेक करोगे तकरीबन 6.7% होता है। तो मोटा मोटा मैं बोलूँ तो 66% ही ले लेता हूँ मैं। तो 66% मत प्राप्त आपको होने चाहिए, तभी आपका जो आपने संशोधन के लिए विधेयक जो पेश किया है वो पारित हो पाएगा, अन्यथा वो वही कैंसिल हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी कहता हूँ, आपने सुना भी होगा कि संसद में जिसकी भी सरकार हो, जिसमें 2/3 मतों से सरकार बनाई हो, तो वो कभी भी चाहे तो बहुत आसानी के साथ कोई भी संविधान में संशोधन कर सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का भी याद रखना है। और संविधान संशोधन जो प्रथम हुआ, इससे पहले कुछ और चीज़ समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें, बहुत ध्यान से समझना भाई, इम्पोर्टेंट है। अगर संविधान संशोधन अनुसूचियों की बात करें तो पहले ये पता रहना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल मूलतः कितने मूलतः अनुसूचियाँ थी, ठीक है, अनुसूचियाँ थी। तो पहला संविधान संशोधन से पूर्व, मतलब जब संविधान बनाया गया था, कुल मिला के 8 अनुसूचियाँ उस समय थी, ठीक। लेकिन अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर 12 है, तो आपको ये याद रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या हो गया कि जो पहला संविधान संशोधन किया गया है वो 9वीं अनुसूची रही होगी। मतलब 8 अनुसूची तो पहले से हमें पता है, ये 8 अनुसूची पहले से थी। तो मतलब जो पहला संविधान संशोधन किया गया 9वीं अनुसूची के लिए किया गया था, 9वीं अनुसूची के लिए किया गया था। 9 के बाद 10 आया होगा, 10 के बाद 11 आया होगा, 11 के बाद ये 12वां नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये 12वां नंबर ये यहाँ पे भी लिखा है मैंने। ये 3-4 कुल मिला के मूल संविधान में, मूल अनुसूची में कुल 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई, ठीक है। तो पहली अनुसूची जो, मतलब पहला संविधान संशोधन किया गया जो कि 1951 में हुआ, वो 9वें अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था, ठीक है। अब देखो आप, तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 में, जो कि मैंने पहले बताया आपको। 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था, आपको मालूम है। और ये किसका संबंध किस चीज़ से था? भूमि सुधार को लेके, भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित से था, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। तो 9वीं अनुसूची शामिल किया गया था पहले संविधान संशोधन में जो कि 1951 में हुआ था। ये भूमि सुधार से संबंधित था, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे हम 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची पे एक साथ डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये कब सम्मिलित किया गया? ये किया गया 1985 में 52वें क्या कहते हैं, संविधान संशोधन के दौरान, ठीक। और ये क्या था? दल बदल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप याद रखना इस चीज़ को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 52वां संविधान का संशोधन अमेंडमेंट किया गया था, सीए बोलते कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 को हुआ था।
इसके तहत 10वीं अनुसूची जो थी ना उसको सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल जो लोग पार्टियां बदलते हैं, है ना, जो पार्टियां बदलते हैं उस पर अंकुश लगाने का ये काम इस संशोधन के थ्रू किया गया था। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद 1992 और 1992 दोनों संविधान संशोधन, चाहे वो 73वां संविधान संशोधन हो चाहे 74वां संविधान संशोधन हो, इन दोनों को एक साथ ही किया गया था और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची तैयार किया गया था। पहली 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था जो थी इसको लागू किया गया था और 12वीं वाले में बात करोगे तो ये नगर पालिका से संबंधित है। तो मैंने कोशिश करी है कि चारों अनुसूची आपको एक साथ पढ़ाई जाए। पहली अनुसूची क्या थी, जो कि जो 9वीं अनुसूची थी, भारत का पहला संविधान संशोधन जब हुआ था 1951 में तब ऐड किया गया था, जिसके तहत भूमि सुधार से संबंधित विधेयक पारित किया गया था। और उसके बाद 1985 में 10वीं अनुसूची सम्मिलित किया गया था, जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। यह दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। उसके बाद 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992-1993 में किया गया। इसके तहत 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन में के तहत जोड़ी गई और जिसके तहत क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। और उसके बाद उसके साथ ही कह सकते हैं 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत क्या हुआ, नगर पालिका को वाले विधेयक को पारित किया गया। ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं 7वां संविधान संशोधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये तो पहला की बात है 1956 में क्या हुआ, लागू हुआ था। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था मैं आपको बता देता हूँ। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन इस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो इसमें मेजर पॉइंट क्या है, भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके आधार पर कुल 14 राज्यों में विभाजित किया गया था। स्टार्टिंग याद रखना, मतलब भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आपको बाद ये चीज़ें मैं कभी डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में। तो किचलू जी थे, तो उन्होंने अनशन किया था, अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद भाषाई आधार पे तो राज्यों का क्या किया था, विघटन किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें बनी। तो राजस्थान बना था 1 नवंबर 1956 को ही बना था। तो ये सब चीज़ें कभी मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे मैं केवल संशोधन में डिस्कशन कर रहा हूँ। और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रख लेना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, कब किया गया था, 1956 में। एक बात आपको और याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है। जो राज्यों का पुनर्गठन का जो आयोग था, है ना, आयोग था, ये कौन सा कमीशन था, ये था अबुल फजल कमीशन। आपको ये याद रख लेना भाई, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपको अलग अलग करके आप आसानी से चीज़ें याद कर सकते हो। आपको फिर आगे बताएंगे और भी सारी चीज़ें इसमें क्रम से कराऊंगा मैं। पहले इतनी चीज़ें समझ लो आप, इतनी आई थिंक चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, अब आते हैं 13वें संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत जो नागालैंड था, नागालैंड अब तक कोई राज्य नहीं था। ठीक है, नागालैंड को विशेष प्रावधान के तहत भारत में राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया कब, 1962 में, 13वें संविधान संशोधन। इसको याद रखना भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो। अब आते हैं 21वां संविधान संशोधन। देखो, ये भी 1962 में ही किया गया, लेकिन अब कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। 1962 का जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संशोधन से पूर्व कुल हमारे संविधान में 24 भाषाएं ही वर्णित थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद कुल 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। मैं आगे डिस्कस करूंगा अलग अलग भाषाएं कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। मतलब 8 नई भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 22 भाषाएं हैं। अगर मैं बोलूँ कि जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत भारत
क्योंकि 14 पहले थे, तो इसके बाद जो जोड़ी जाएंगी, अगर एक जोड़ कोई भाषा भी जोड़ोगे तो 15वीं भाषा होगी वो। तो 15वीं भाषा कौन सी थी? वो सिंधी थी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लाइड में जो 15वीं भाषा जोड़ी गई है वो है 15वीं भाषा क्या है? सिंधी भाषा है, क्योंकि 1967 में इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो आपको ये याद रखना, 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी थी, जो 21वें संविधान का संशोधन हुआ था 1962 में, तब जोड़ा गया था। अब ऐसा नहीं कि बाकी और 7 भाषाएं कहाँ, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा आने वाले स्लाइड में। देखिए 1992 में क्या किया गया? 1992 में 71वें संविधान संशोधन के थ्रू 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद भी कर सकते हो, ये ट्रिक बहुत फेमस है, नमक, है ना, नमक। ये ट्रिक बहुत फेमस है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। न का मतलब होता है नेपाली, म का मतलब होता है मणिपुरी, क का मतलब होता है कोंकणी। तो आपको इस ट्रिक से भी चीज़ों को याद रख सकते हो। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के थ्रू नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को ऐड किया गया था। ठीक है। उसके बाद 2003 में बोडो, डोंगरी, सिंथाली और मैथिली, ये 3-4 भाषाएं जो है ऐड करी गई थी। इसको आप याद कर सकते हो बदमाश के थ्रू, BDMS। ठीक है, B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर सिंथाली। तो बदमाश आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इजीली याद करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 8 जो नई भाषाएं जोड़ी गई 1992 और 93 में 3 और 4 7 भाषाएं। ठीक है, और इसके पूर्व एक भाषा और जोड़ी गई, कौन सी थी? 15वीं भाषा थी, जिसको हम लोगों ने कौन सी भाषा बोली थी? वो थी कौन सी भाषा? वो थी सिंधी भाषा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ चुकी है। अब आगे कुछ संशोधन देखते हैं। अब आगे का संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुको, ये है 42वां संविधान संशोधन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट आप इस समझ सकते हो कि इसको लघु संविधान भी कहते हैं, है ना। तो लघु संविधान कहते हैं। इस संशोधन के तहत क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 को हुआ था, 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के थ्रू, है ना, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन सा? समाजवाद, एकता, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। आपको ये चीज़ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस ही संविधान संशोधन के थ्रू 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, और जिसमें का जो वर्णन है 4A के अनुच्छेद 51 क में या फिर 51 ए में किया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नीचे का ये नोट लगा के लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि संविधान के भाग 4 में 4 क में के अनुच्छेद 51 ए में के तहत जोड़ा गया है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ को नोट लगा के लिख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये सब चीज़ें एग्जाम में कभी भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब अगले संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं। ये 44वां संविधान संशोधन, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में इस संशोधन से पूर्व जो संपत्ति का अधिकार था उसको वहाँ पे वर्णित किया गया था, लेकिन वहाँ से उसको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है, संपत्ति का अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि जो कामचोर टाइप के लोग हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से वो फंडामेंटल राइट्स के तहत उस संपत्ति को का अधिकार गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, जिसके तहत 1978 में फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा के इसको विधिक अधिकार में बदल दिया गया। ये एसएससी के एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन सीधा आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये कई एग्जाम में आया है, मैं आपको ये पेपर में मैंने देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो आर्टिकल्स
जो अनुच्छेद है ना, ये एग्जामिनर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब चहेता आप बोल सकते हो, वो समझ लो कि बहुत प्यार करता है इससे, वैसा आर्टिकल है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इस बार की क्वेश्चन आया था कि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया गया। तो आप बोलोगे कानूनी अधिकार बना दिया गया, विविध अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या था, फंडामेंटल राइट था। तो जो कि फंडामेंटल राइट क्या है, 14 से 35 तक है। 14 से 35 का मतलब ये 31 वाले अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को पहले संशोधन से पूर्व रखा गया था। लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के थ्रू वहाँ से हटा दिया गया, और हटा के कहाँ पे रख दिया गया, ये भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये पॉइंट, जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये समझिए कि एक वन शॉट में इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सब कुछ जितने पॉइंट मैंने बताया 300 क में या 300 ए में रखा गया है। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा कि 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को जो पहले फंडामेंटल राइट में थे अनुच्छेद 31 में उसको पहले वर्णित किया गया था, बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको वहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में या 300 क में वर्णित कर दिया गया। ठीक, 1978 में ये चीज़ें हुई थी। ठीक, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। अब आते हैं 61वें संविधान संशोधन। ये भी एग्ज़ाम का आप कह सकते हो वेरी हॉट क्वेश्चन है, वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखना तो इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में आपको दिखे जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो हमारी जो चुनाव मतदान करने की जो की आयु है उससे इसे वर्णित किया गया है। देखो, आप एक चीज़ से भ्रमित हो सकते हो कि अनुच्छेद 326 के तहत, कि 1989 में अनुच्छेद 326 में जो वर्णन किया गया था हमारे मतदान देने की आयु, और आप आर्टिकल 324 से इससे भ्रमित मत हो जाना, ये एक्चुअल में निर्वाचन आयोग के लिए है। ठीक है, ये चुनाव निर्वाचन के लिए है। ठीक है, चुनाव के लिए, तो इस चीज़ से आप भ्रमित मत होना। और ये क्या है, ये मतदान की आयु जो फंडामेंटल राइट में पहले का, सॉरी फंडामेंटल राइट नहीं, जो पहले आर्टिकल 326 के तहत हमारी जो मतदान की आयु थी, न्यूनतम जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, और बाद में इस संशोधन के थ्रू घटा के क्या कर दिया गया, ये 18 वर्ष कर दिया गया। अब हमारी जो आयु है चुनाव में मतदान करने की वो क्या, 18 ईयर्स। पहले कितनी थी, 21 ईयर्स था। तो आपको ये याद रहेगा कि 61वां जो संविधान संशोधन था जो 1989 में हुआ था, अनुच्छेद 326 के तहत क्या कर दिया गया, मतदान की जो आयु थी पहले जो 21 वर्ष थी, बाद में इसको कन्वर्ट करके, मतलब घटा के इसको 18 वर्ष कर दिया गया। आपको ये चीज़ याद रहेगी। और 324 क्या है, एग्जाम का ये भी इंपॉर्टेंट है। 324 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 324 जो अनुच्छेद है, 324 अनुच्छेद वो किसके लिए है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब आते हैं 86वां संविधान संशोधन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत फेवरेट है, मैं फंडामेंटल राइट्स पे भी वीडियो बना दूंगा। और देखो, फंडामेंटल राइट मैंने बताया कि आर्टिकल 14 से 35 तक जाता है, तो उसमें 21A में, मतलब आर्टिकल 21 जो था उसमें 21A ऐड किया गया, और उसमें एक चीज़ ये कही गई कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको निःशुल्क, मतलब फ्री और मैंडेटरी, अनिवार्य जो शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। इसी की वजह से आपने देखा होगा गाँव में, मोहल्लों में प्राइमरी स्कूल्स जो खुले हैं, इसी विधेयक के पारित होने के पश्चात ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, जो कि 2002 में पारित हुआ था। 86वां संविधान संशोधन है भाई। और ये आपको मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, इसके तहत क्या था, 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया था कि 10 मौलिक कर्तव्य पहले थे, इसको जोड़ा गया तो 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल जो 21 था उसी में आर्टिकल ए के फॉर्म में, आर्टिकल क के फॉर्म में इसको जोड़ के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान जोड़ा गया। तो आपको ये याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं।
ठीक है, अब आते हैं, ये लेटेस्ट वाले हैं 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट में हुए, 2015 में हुए। इसके तहत क्या गया, जो भारत और बांग्लादेश है, तो कुछ जो भूमि भारत की बांग्लादेश में है या फिर बांग्लादेश से कुछ भूमि जो भारत में है, तो कुछ जो ऐसी भूमियाँ थी जो मतलब दोनों देश इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में सहमति के दौरान, इन लोगों ने आपस में सहमति के दौरान भारत से वो भूमि या फिर बांग्लादेश से भारत ने वो भूमि, दोनों दोषियों ने आपस में क्या किया, भूमि का हस्तांतरण कर लिया। भाई मैं आपको इतनी भूमि दूंगा तो आप, मैं आपसे इतनी भूमि लूंगा, तो दोनों ने एक सहमति बना के आपस में, तो 100वें संविधान 100 नंबर का संविधान संशोधन था 2015 में, भूमि का हस्तांतरण भारत और बांग्लादेश ने करा। ठीक है, आपको याद रहेगा। अब आते हैं 101वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जान ही रहे हो, क्योंकि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिससे गवर्नमेंट काफ़ी एक आप समझ सकते हो कि अच्छी अर्निंग गवर्नमेंट के लिए है इससे। तो देखो, जो संविधान संशोधन हुआ है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का जो नियम है वो लागू कर दिया गया, विधेयक पारित हो गया था। ठीक है, जिसके तहत भारत में 4 कैटेगरी में जीएसटी ली जाती है, आपको आई थिंक पता होगा, 5% और 10% और 18% और 28%। 4 कैटेगरी है, आपको पता रहनी चाहिए, 4 अलग अलग कैटेगरी है जिसके तहत जीएसटी, इन कैटेगरी के तहत जीएसटी वसूल की जाती है। अब एक हिसाब से मैं सीधे लैंग्वेज में कह रहा हूँ, 1 जुलाई 2017 को जो लागू हुआ तो 4 कैटेगरी बनाई गई। चारों कैटेगरी का हर साल थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है, आप जानते हो। जैसे इस समय इलेक्ट्रॉनिक वाले जो भी आइटम है, सर्विसेज हैं, तो वो 28% है। मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो एजुकेशन में कोई भी अगर कोचिंग वाला है या ट्यूशन वाला है, वट जो भी है उसकी अर्निंग हो रही है, 18% जीएसटी आप दोगे। 10% के भी कुछ मापदंड है, 5% का मतलब हो गया जो भी अनाज है उसे 5% टैक्स आप दोगे। तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, 10 से 12%, 5%, 18%, 28%। तो आपको चारों कैटेगरी याद रख लेना भाई। और 101वां संविधान संशोधन याद रखना है, कब लागू हुआ था आपको ये याद रखना है, ये डेट आपको याद रखनी है भाई। इस डेट पे एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इस डेट पे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, आपको ये नहीं भूलना है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 2 ही बना है, कैटेगरी पूछी गई है, कितनी कैटेगरी में जीएसटी ली जाती है, तो 4 बताओगे आप, डेट कौन सी है 1 जुलाई 2017 बताओगे, कौन से संविधान संशोधन के थ्रू हुआ है, तो 101वां संविधान संशोधन था। तो आपको 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बता दिए, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब आते हैं 102वां संविधान संशोधन क्या था भाई? ठीक है, ये था जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था इस संशोधन के थ्रू। ठीक है, तो ये 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ है, तो आपको ये याद रख लेना है। इससे क्या हुआ था, 102वें संविधान संशोधन जो था, इसमें क्या पिछड़ा वर्ग जो था उसको संवैधानिक वर्ग का दर्जा दिया गया था। ये 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कि आप याद रख सकते हो। अब आते हैं 103वां संविधान संशोधन। तो 103वां जो संविधान संशोधन है ये किसके लिए था? ये एक्चुअल में सामान्य वर्ग जो EWS आपने सुना होगा, ठीक है, तो आर्थिक वीक जो समान श्रेणी के जो लोग हैं उनको EWS कैटेगरी के थ्रू 10% का जो कोटा है वो प्रोवाइड किया गया है। और इस कोटे के तहत, है ना, कोटे के तहत जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% का कोटा दिया जाएगा। यह 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ। और एक चीज़ और देखो यार, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी है, 103वां संविधान संशोधन और 124वां संविधान। देखो एक दो आप समझो पहले, ये एक्चुअल में ये विधेयक है, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये कानून बन गया है। ठीक है, कानून बन गया है, विधेयक पारित हो चुका है। ठीक है, ये पेश हुआ है, मतलब पेश का मतलब हो गया कि ये आप संसद में पेश किया गया है। तो अगर आप संसद में मान लो, सब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लो 1 से लेके 124 इसी नंबर पर लेते हैं, 124 अभी तक 124 मान लो 124 संसद में संविधान संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, लेकिन उसमें सिलेक्ट कितना हुआ, 103वां सिलेक्ट हुआ है। मतलब
बाकी के रिजेक्ट हो गए। ये 103 नंबर 103वां जितने पारित होते जाते हैं, 103वां पारित हुआ है, 124वां तक क्या हुआ है, इसको पेश किया गया है, लेकिन 103 तक सिलेक्ट किया गया है, बाकी रिजेक्ट हुए हैं। तो मतलब जितना कानून बनता जाएगा वो संविधान संशोधन जो बन रहा है, अधिनियम जो बन जाता है, इसको बोलते हैं अधिनियम, इसको अगर मैं बोलूँ तो अधिनियम है, अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम में जो बना है 103वां अधिनियम है, और ये विधेयक क्या हुआ है, पेश हुआ है। समझ में आ गया? जो पेश हो रहा है और जो अधिनियम बन चुका है, अधिनियम जो बनेगा वो उसकी वैल्यू कम ही आएगी। ऐसा नहीं कि जितने विधेयक संसद में पेश किए जाएं उतने पारित हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो उनकी काउंटिंग अलग आती है, जो पारित हो जाते हैं, जो अधिनियम बन जाता है, उनकी काउंटिंग अलग आती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने लिखा, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये अधिनियम है और ये विधेयक 124वां वाला पेश किया गया था, तब जाके क्या हुआ था, समान वर्ग, जिसको EWS वर्ग के तहत समान वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको 10% कोटा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं 104 पे। देखो 104 भी इजी है और इम्पोर्टेंट है। देखो इसके तहत क्या हुआ था, इसमें आई थिंक 104 संविधान संशोधन क्या था, इसमें जो SC ST एक्ट वाले लोग हैं, ठीक है, SC का मतलब होगा शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब कास्ट, इन लोग को कोटा जो है ना 2030 तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी और बहुत तोड़ फोड़ हुआ था, आप लोगों को याद होगा। गवर्नमेंट ने इसके बाद डिसीजन लिया कि ये जो वर्ग के लिए जो कोटा है इसको 2030 तक के लिए फिर से बढ़ा दिया जाए। तो ये चीज़ आप याद रखना। एक चीज़ और इस संविधान संशोधन में किया गया था, जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटें पहले थी, ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए, एंग्लो भारतीय के लिए जो 2 सीटें पहले से रिजर्व रहती थी, उनका कोटा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आप लोग को मालूम है कि बहुत बार वो सीटें खाली पड़ी रहती थी, ठीक है, तो वो कोटा जो है वो समाप्त करके हटा ही दिया गया। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखना। अब आते हैं 105वां संविधान संशोधन, जो इसका लास्ट रहेगा। ये नहीं है क्या इसमें, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको पेन से ही समझा देता हूँ। तो 105वां संविधान संशोधन नोट लिख लो आप, 105 ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख लो, मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा। ठीक है, इसमें क्या किया गया, राज्यों को, मैं लिख देता हूँ, राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार, ठीक है, अधिकार दे दिया गया। बस यही काम था। ठीक है, और इसमें एक कौन सा विधेयक पेश था, ये 124वां था भाई, क्योंकि 104 के बाद 105 ही आता था, 124 है। तो 124वां विधेयक था ये संविधान में जो पेश हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ था, राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, इसको राष्ट्रपति अगर मैं बोलूँ, इसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इसको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, रामनाथ कोविंद जो भी है, ठीक है, कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को क्या किया था, 105वें संविधान संशोधन के रूप में क्या किया था, अधिनियम को स्वीकृति दे दी थी। आप जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में क्या किया था, इसको स्वीकृति दे दी थी। तो आपको ये याद रखना। तो 105वां संविधान संशोधन क्या था, ये राज्यों को ओबीसी सूची बनाने के अधिकार पे था। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है ना। सो मैंने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे मैंने सारे कवर कर दिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ब्रीफ में चीज़ों को समझाने की कोशिश करी गई है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। एक बार वीडियो देख के आप याद कर लो, और इसका मैं आपको इसकी स्लाइड में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे चाहे तो ज्वाइन कर लो। आगे के जितने भी मैं टॉपिक्स में शेयर करूँगा तो आपको क्रमवार में चीज़ें मिलती रहेंगी। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इशूज़ हैं,
कुछ पॉइंट और भी डिस्कस किए जाने हैं, या फिर आपको सही भी लग रहा है या फिर नहीं भी लग रहा है, तो आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, कमेंट के थ्रू कर सकते हो।